नमस्कार, स्वागत आप सभी का डी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां आप लेकर आते हैं राजनीति, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए अब खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्वी यूरोप में स्थित देश मोल्दोवा की आधिकारिक यात्रा पर हैं। मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया सेंडू के निमंत्रण पर हो रही इस यात्रा किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली यात्रा है। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सेंडू से मुलाकात करेंगी और दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा गणराज्य के संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी। वे मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू की इस यात्रा को दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जा रहा है। इस दौरान वे एक व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय से भी संवाद करेंगी। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिनों के सत्र में 19 बैठकें होंगी। सरकार ने संकेत दिया है कि सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे और राष्ट्र महत्व के मुद्दों पर चर्चा कराई जाएगी। सत्र में सरकार के विधायी एजेंडे के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर भी तीखी बहस होने की संभावना है। कुछ प्रमुख विधेयकों और चुनावी परिसीमन जैसे विषयों पर भी सभी की नजर रहेगी। मानसून सत्र से पहले सरकार ने कल संसद भवन में सर्वदलीय बैठक की। इस बैठक की अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने की। इस बैठक में 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेताओं ने भागीदारी की। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने कई मुद्दों जैसे परीक्षा व्यवस्था, महंगाई और अन्य समसामयिक विषयों पर चर्चा की मांग की। वहीं सरकार ने सभी दलों से सदन को सुचारू रूप से चलाने देने की अपील की है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मुख्य मुद्दों पर रचनात्मक चर्चाओं में भागीदारी करने का आग्रह सभी राजनीतिक दलों से किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सरकार और कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सदस्यों ने सत्र के विधायी कार्यों और जनहित के मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में विधेयकों पर चर्चा के लिए समय तय किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए 4 घंटे का समय तय किया गया है। आयकर संशोधन विधेयक, न्यायाधीशों की संख्या से संबंधित विधेयक, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण विधेयक और वंदे मातरम से संबंधित विधेयक पर भी 4-4 घंटे चर्चा होगी। वहीं एमएसएमई विधेयक पर चर्चा के लिए 5 घंटे निर्धारित किए गए हैं। राज्यसभा में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। इस विधेयक के माध्यम से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। लोकसभा में आज विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। इसमें उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 1956 में संशोधन का प्रस्ताव है। संसद के मानसून सत्र पर दिल्ली पुलिस ने राजधानी में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज सीजेपी की ओर से संसद तक प्रस्तावित मार्च के लिए ना तो कोई अनुमति मांगी गई है और न ही प्रशासन ने इसकी मंजूरी दी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 163 लागू है। इसके तहत विरोध, मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि किसी भी अनधिकृत मार्च, जुलूस या प्रदर्शन में शामिल होने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केवल जंतर मंतर के निर्धारित प्रदर्शन स्थल पर पूर्व अनुमति के साथ ही प्रदर्शन की अनुमति होगी। पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडुआरो मार्टिनेज आचावास के भारत के 5 दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। पनामा के विदेश मंत्री आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और पनामा साझा मूल्यों, पारस्परिक हितों और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ साझेदार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाराबंकी में रोधेश्वर महादेव कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। करीब 200 करोड़ रुपए की लागत की इस परियोजना में श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावा मामले में पुलिस की जांच जारी है। इस मामले में पुलिस रिमांड पर रहे आरोपी रामाशंकर यादव उर्फ
टिन्नू और उसके भतीजे मनीष यादव से करीब 39 घंटे तक गहन पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों को निशानदेही पर एक बुलेट मोटरसाइकिल और एक अर्टिगा कार बरामद की है। रिमांड के दौरान पुलिस दोनों आरोपियों को सरदार मोहल्ले और दुर्गापुर स्थित हॉस्टल ले गई। पुलिस ने हॉस्टल में तलाशी ली और आरोपियों से पूछताछ की। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद दोनों आरोपियों को दोबारा जेल भेज दिया गया। अयोध्या में श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले में निरुद्ध आरोपियों को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने संबंधी समाचार पत्रों और डिजिटल मीडिया में प्रकाशित खबरों का अयोध्या जिला कारागार प्रशासन ने खंडन किया है। जिला कारागार के अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में 8 आरोपी जेल में हैं और उन्हें किसी प्रकार की विशेष सुविधा नहीं दी जा रही है। आरोपियों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने संबंधी खबरें पूरी तरह तथ्यहीन हैं। सभी 8 आरोपियों को कारागार की हाई सिक्योरिटी बैरक में पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखा गया है और उनकी गतिविधियों पर लगातार सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई होगी। कोर्ट पहले सीबीआई, ईडी समेत 10 केंद्रीय एजेंसियों को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दे चुका है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ भागों में भी अगले 2 दिन के दौरान तेज बारिश का अनुमान जताया गया है। कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, राजस्थान, विदर्भ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज गरज के साथ आंधी बारिश की संभावना जताई गई है। असम में बाढ़ की स्थिति रविवार को और बिगड़ने के बीच एक व्यक्ति की 7 जिलों में बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 57,000 से अधिक हो गई है। असम में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने बचाव अभियान के लिए सेना और वायुसेना से आग्रह किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष बाढ़ से जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 5 हो गई है। नागालैंड के मौन जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। राहत और बचाव कार्य जारी है। उत्तराखंड में आज देहरादून, टिहरी गढ़वाल और हरिद्वार में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी गढ़वाल और उधमसिंह नगर में ऑरेंज अलर्ट है। रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया गया है। रेड और ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश, भूस्खलन, जलभराव और अचानक बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए आज देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, चंपावत और टिहरी जिलों में सभी स्कूल बंद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने आज और कल राज्य में ऑरेंज अलर्ट और चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में 23 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हालात को देखते हुए हिमाचल प्रदेश प्रशासन हाई अलर्ट पर है। राज्य में आपातकालीन तैयारियों को तेज कर दिया गया है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे अगले कुछ दिनों तक बिना जरूरत के यात्रा ना करें। पानी वाले इलाकों और भूस्खलन की आशंका वाले क्षेत्रों से दूरी बनाए रखें। आईएमडी के अनुसार आज मुंबई शहर में आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने और मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने आपदा में जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टानें खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजौरी और पुंछ जिले की स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की चेतावनी को देखते हुए एहतियात के तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा पहलगाम और बालताल दोनों रास्तों से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद ही अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। अब तक श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान 3,70,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए हैं। ये यात्रा 28 अगस्त को समाप्त होगी। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित 58वें इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में भारतीय टीम ने इतिहास रचते हुए चारों के चारों स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। केंद्र सरकार ओडिशा में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत
से 160 किलोमीटर लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का निर्माण करेगी। ये हाईवे खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगतपुर को जोड़ते हुए तटीय क्षेत्र में सड़क संपर्क, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। और एक्सप्रेस 100 में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। असली सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, असली सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। हाय सर, लेकिन क्या इनके सपने साकार होंगे? इतने बड़े ई कॉमर्स ऑर्डर के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगी, कहाँ से लाऊंगी सर? मैम सॉरी, मुझे किसी और के पास जाना पड़ेगा। क्या हो जाएंगे इनके सपने चकनाचूर? अरे नहीं हुजूर, भारत सरकार की PMFME स्कीम है ना। माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए हमारी सरकार क्रेडिट लिंक सब्सिडी दे रही है। अपना माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करने या बढ़ाने के लिए पाए 35% सब्सिडी, अधिकतम 10 लाख तक, जिसे अब फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग की मशीनरी के साथ ले सकते हैं तकनीकी सहायता भी। आज से हम सॉस और चटनी का भी काम शुरू करेंगे। मदद करी सरकार को, बढ़ता रहे व्यापार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100 और आइए खबरों पर नजर डालते हैं एक बार फिर से तेज रफ्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में जुमगाच सीमा चौकी पर स्वदेशी सीमा सुरक्षा तकनीकों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 47 करोड़ रुपए की 3 BSF परियोजनाओं और 30 करोड़ रुपए की 4 किलोमीटर लंबी सीमा बाट का वर्चुअल शिलान्यास भी किया। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 16 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशनों के साथ 70 हाइड्रोजन चालित भारी वाहनों के संचालन के लिए 12 पायलट प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की ये पहल भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन की दिशा में आगे बढ़ाएगी। भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 के 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,424 करोड़ रुपए हुआ, जो 5,500% से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। IT सचिव S कृष्णन ने कहा है कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए संतुलित नियामक ढांचा तैयार कर रहा है। इसका उद्देश्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नवाचार को बढ़ावा देना है। एस कृष्णन ने कहा कि सरकार अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों के AI नियामक मॉडलों का अध्ययन कर रही है ताकि भारत के लिए व्यवहारिक और भविष्य के अनुरूप नीति बनाई जा सके। ट्राई ने ट्रूकॉलर को 140 और 1600 नंबर सीरीज पर दिखाए जा रहे फ्रीक्वेंटली ब्लॉक टैग को हटाने का निर्देश दिया है। ट्राई का कहना है कि इस टैग से बैंक, वित्तीय संस्थानों और सरकारी एजेंसियों की जरूरी कॉल्स को लेकर लोगों में गलत धारणा बन सकती है। चालू वित्त वर्ष के पहले 2 महीनों में भारत का निर्यात 16.09% बढ़कर 88.91 अरब डॉलर पहुंचा। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस वृद्धि में आसियान और अफ्रीकी देशों का सबसे बड़ा योगदान रहा। अप्रैल-मई के दौरान आसियान को भारत का निर्यात 66.9% बढ़कर 10.5 अरब डॉलर हुआ। भीषण गर्मी के बीच हरियाणा में बिजली की अधिकतम मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। राज्य में 3,135.42 लाख यूनिट बिजली की खपत दर्ज की गई। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि दोनों बिजली वितरण निगमों ने रिकॉर्ड मांग के बावजूद निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की। आधार ऐप में 4 करोड़ डाउनलोड का आंकड़ा किया पार। सरकार के अनुसार ऐप के जरिए लोग घर बैठे आधार अपडेट और अन्य डिजिटल सेवाओं का ले रहे हैं लाभ।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के अनुसार ऐप के जरिए अब तक 11.65 लाख से अधिक एड्रेस अपडेट हुए, 49 लाख मोबाइल नंबर अपडेट और 12.5 लाख ईमेल आईडी जोड़ी अपडेट की जा चुकी हैं। भारत से बढ़ती यात्रा मांग को देखते हुए आबू धाबी का जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगस्त से भारत के 22 शहरों के लिए सीधी उड़ानें शुरू करेगा। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भी आबू धाबी के लिए नवी मुंबई, इंदौर, लखनऊ से नई सेवाएं शुरू की, जबकि अगले महीने गुवाहाटी इस नेटवर्क में शामिल होगा। सीसीपीए ने बिना उपभोक्ता की सहमति के डिफॉल्ट सर्विस चार्ज वसूलने वाले 41 रेस्तरां के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले रेस्तरां पर जुर्माना लगाया गया है और उन्हें अनिवार्य सर्विस चार्ज वसूलना बंद करने का निर्देश दिया गया है। सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों के फॉरेंसिक ऑडिट के लिए अपने पैनल का विस्तार करते हुए 18 नई फर्म्स को शामिल किया। इनमें EY, KPMG, ग्रांट थॉर्नटन और नांगक्याइन कंपनी जैसे प्रमुख फर्में शामिल हैं। अमेरिका ने ईरान पर लगातार आठवीं रात हवाई हमले किए। इस बीच जॉर्डन में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत और उत्तरी इराक के एक अन्य अमेरिकी जवान के मारे जाने की पुष्टि हुई। बढ़ते तनाव के बीच इजरायल अतिरिक्त रिफ्यूलिंग विमान जुटाने की कर रहा है तैयारी, जबकि युद्ध विराम टूटने के बाद क्षेत्र में पूर्ण युद्ध की आशंका बढ़ गई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि अमेरिका और इजरायल ना तो ईरान को धमका सकते हैं और ना ही झुका सकते हैं। उन्होंने कहा कि परमाणु संबंधन किसी भी कीमत पर समझौते का हिस्सा नहीं होगा। ईरान के विदेश मंत्री के अनुसार 12 दिन के युद्ध के बावजूद ईरान की नीतियों में कोई बदलाव नहीं आया है और देश पहले से अधिक मजबूत होकर उठा है। यूक्रेन के ओडेसा के पास काला सागर में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्गो जहाज पर रूसी हमले में कम से कम 5 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। गिनी बिसाऊ के झंडे वाले इस जहाज में भारत और सीरिया के 17 नाविकों सहित एक यूक्रेनी नागरिक सवार था। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरिया की विदेश मंत्री चो सॉन से मुलाकात की। बैठक में पुतिन ने यूक्रेन संघर्ष में समर्थन के लिए देश के नेतृत्व और वहां के लोगों का आभार व्यक्त किया। सिएरा लियोन की राजधानी फ्रीटाउन में इकोवास के उत्तरवे शिखर सम्मेलन में पश्चिमी अफ्रीकी देशों के नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद और सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। सम्मेलन में सेनेगल के राष्ट्रपति बासिरो डियोमाये को इकोवास का नया चेयरमैन चुना गया। नेताओं के संगठन को अधिक प्रभावी बनाने और क्षेत्रीय चुनौतियों से मिलकर निपटने पर जोर दिया। विस्फोटक को निष्क्रिय करते समय एक अमेरिकी सैनिक की मौत हो गई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार विस्फोटक ईरान के मार गिराए गए ड्रोन का हिस्सा था। और एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। दिन भर की भाग दौड़ में जब आप रहते हैं खबरों से दूर और जब आपको जानना हो एक दिन में कितना बदला देश, कैसी रही राजनीतिक हलचल, क्या है आज के वैश्विक मुद्दे, कितनी तेजी से दौड़ रही अर्थव्यवस्था, खेल के मैदान में कहां लहराया तिरंगा। न्यूज़लाइट में देखिए दिन भर की अहम खबरों का निचोड़ और उनका विश्लेषण हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। वक्त बदला है, तेवर नहीं, दो टूक कहने का है अंदाज वही। न फेक एजेंडा की बिसात, न झूठ का जाल, सिर्फ तथ्य, तर्क और तीखे सवाल। देखिए मेरे साथ दो टूक, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। आइए रुक कर लेते हैं बाकी खबरों की तरफ।
पेरू के जुनून क्षेत्र में आए 5.1 और 3.7 तीव्रता के 2 भूकंप में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 21 लोग इस दौरान घायल हो गए। भूकंप की वजह से 48 घर पूरी तरह से नष्ट हो गए और 18 घर क्षतिग्रस्त हुए, जिसमें करीब 300 लोग प्रभावित हुए हैं। राहत और बचाव दल मलबा हटाने और फंसे लोगों की तलाश में जुटा हुआ है। फ्रांस के मेडिटेरेनियन तट पर फ्रेजिस के पास भड़की जंगल की आग तेजी से फैल रही है। अब तक 180 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र जलकर राख हो चुका है। आग के खतरे को देखते हुए कई गांवों को खाली कराया गया है और ट्रेन सेवाएं भी रोक दी गई हैं। अधिकारियों के अनुसार तेज हवा और भीषण गर्मी के कारण आग और तेजी से फैल रही है। चिली के मध्य उत्तरी इलाकों में आए भीषण तूफान और बाढ़ के बाद सेना व पुलिस ने बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान चलाया और कई फंसे परिवारों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित निकाला गया। चिली के ओवाले में अस्पतालों को नुकसान पहुंचने के बाद सेना ने मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल तैनात किया। सरकार ने 10 क्षेत्रों में एहतियातन आपातकाल लागू कर राहत कार्य तेज किया। हंगरी के प्रधानमंत्री पीटर मैग्यार ने कहा है कि वह विश्व प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी जूडिथ पॉलकर को देश का अगला राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव देंगे। मैग्यार के अनुसार पॉलकर देश की एकता का प्रतीक बन सकती है। स्पेन ने जीता फुटबॉल विश्व कप का खिताब। फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर दूसरी बार जीती विश्व कप ट्रॉफी। स्पेन के लिए फेरन टॉर्रेस ने किया विजयी गोल। पूरे मैच के दौरान दिखा स्पेन का दबदबा। फाइनल में नहीं चला मेसी का जादू। एक्स्ट्रा टाइम में अर्जेंटीना को 10 खिलाड़ियों के साथ करना पड़ा संघर्ष। स्पेन के फैंस में दौड़ी खुशी की लहर। सड़कों पर नाच गाकर जमकर मनाया जश्न। मैड्रिड और बार्सिलोना की सड़कों पर उमड़ी भारी भीड़। फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बापे ने जीता गोल्डन बूट। 10 गोल और 4 असिस्ट के साथ रहे सबसे आगे। मेसी के नाम रहे 8 गोल। विश्व कप के ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर भी बने एम्बापे। फ्रांसीसी कप्तान के नाम विश्व कप में 22 गोल। मेसी को इस रेस में भी छोड़ा पीछे। फ्रांस के गोलकीपर उनाई सिमोन को मिला गोल्डन ग्लव्स का खिताब। पूरे टूर्नामेंट में शानदार बचाव के लिए सिमोन रही चर्चा में। स्पेन के खिलाफ पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 1 गोल आया। रोहित शर्मा की शानदार शतकीय पारी के बावजूद इंग्लैंड ने तीसरे वनडे में भारत को 27 रनों से हरा दिया। इंग्लैंड ने इस तरह 3 मैच की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स के मैदान पर जड़ा शतक। लॉर्ड्स के मैदान पर वनडे में शतक लगाने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर। न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैच की वनडे सीरीज में बनाई 3-1 की अजय बढ़त। चौथे वनडे में 1 विकेट से दर्ज की जीत। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जीता जापान ओपन का खिताब। फाइनल में जापान के अकाने यामागुची को सीधे गेम में 21-17, 21-17 से हराया। दुनिया मना रही है आज अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। पूरे विश्व में आज के दिन शतरंज की प्रतियोगिताओं का होता है आयोजन। भारत के दिग्गज पहलवान और मिश्रित मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी संग्राम सिंह बने स्ट्राइक एशिया चैंपियन। पाकिस्तान के मोहम्मद आबिद अली को महज 1 मिनट 20 सेकंड में हराया। वील्स के स्टेफनोस सित्सिपास ने जीता स्विस ओपन का खिताब। फाइनल में बेल्जियम के राफेल कोलिनियन को 6-4, 6-7, 6-3 से हराया। 16 महीने बाद जीता एटीपी खिताब। तो फिलहाल के लिए एक्सप्रेस 100 में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।